गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज का हम लोग का ये सेशन जो है इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इनफैक्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू माइनर incapable of contracting on his account। एक माइनर बच्चा है, उसे कोई भी इंसान उसे एक जीने के लिए जो भी इसेंशियल चीज़ें होती हैं, नेसेसरीज जो होती हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जो इंसान प्रोवाइड कर रहा है उसके पास राइट है कि बाद में वो क्लेम कर सकता है। तो अब माइनर बच्चा है तो उसे नहीं क्लेम कर सकता, या फिर वो एक जो है बीमार है, इंसेन है, तो उससे क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उस माइनर की, उससे वो रिम्बर्समेंट कर सकता है, उससे वो अपना जो खर्च किया है उस बच्चे पे उससे ले सकता है, उस प्रॉपर्टी में से। ए ने जो है बी के बच्चों और वाइफ को नेसेसरी सप्लाई करी, और बी एक ल्यूनेटिक है, तो ए के पास राइट है कि जो बी की प्रॉपर्टी होगी उससे वो अपना अमाउंट वापस ले सकता है, जो भी एक्सपेंसेस किए हैं। चलो लिखवा देती हूँ। इसका एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ। हम्म ए ने सप्लाई किया बी को, बी एक ल्यूनेटिक है। ठीक है, तो इसे सप्लाई किए कुछ मतलब इसके रहने के लिए, मतलब समझ लो इसके मेडिकल एक्सपेंसेस उठाए होंगे, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सब चीज़ें उठाई होंगी जो भी एक ज़िंदगी में किसी की भी लाइफ में इसेंशियल्स होती हैं। तो इसके ए के पास राइट है कि बी की प्रॉपर्टी से वो उसे अपने एक्सपेंसेस ले सकता है वापस।
वैसे समझ लो कि ए ने बी एक ल्यूनेटिक है, तो बी के बच्चों और वाइफ को नेसेसरी सप्लाई करी ए ने, तो बी की प्रॉपर्टी से वो रिम्बर्समेंट कर सकता है। वही अपने जो भी चीज़ें उसने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो उसमें से ले सकता है, वापस ले सकता है। हो गया। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन enjoying non-gratuitous act। हाँ बेटा। नॉन ग्रेटिटुअस का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है ना कि कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। तो आप जो फ़ायदा उठा रहे हैं किसी नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट का, जो बिना कंसिडरेशन के लिए जो एक्ट हो रहा है उसका, तो वहाँ पे आपकी क्या ऑब्लिगेशन होगी। जैसे एक ट्रेड्समैन होता है, वो गलती से बाय मिस्टेक गुड्स होते किसी और के हैं, कहीं और डिलीवर करने होते हैं, डिलीवर कर देता है वो कहीं और। तो जहाँ पे डिलीवर करता है जिसके घर पे, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गुड्स वापस करे, या उसने इस्तेमाल कर लिया तो उस उतना अमाउंट दे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये। लेट्स सी। आई विल सी अबाउट इट। हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। हाँ बेटा, ये सेक्शंस हैं, मैं सेक्शन के नाम नहीं लिखवा रही हूँ, बस हेड्स बता रही हूँ, उसके अंदर का कंटेंट बता रही हूँ। तो इसमें कहा गया है कि एक सपोज करो किसी का कोई सामान खो गया है, आपको मिला, ठीक है। तो आपकी जैसे बेलमेंट में जो बेली होता है, बेली को सामान दिया जाता है किसी पर्पस के लिए, तो जैसे वो रीजनेबल केयर करता है, सारे स्टेप्स लेता है एज ऑफ ए रीजनेबल मैन टू प्रोटेक्ट दैट गुड, तो वैसी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस इंसान की जिसे सामान किसी और का मिलता है खोया हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैट ऑफ ए बेली। तो कैसी होती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेली के बराबर। जैसे आपको सपोज करो किसी का पर्स खोया हुआ मिला है, ठीक है। तो आप जैसे बेलमेंट में होता है, बेली को बेलर देता है कोई भी सामान किसी पर,
और जिसे दिया जाता है उसे बोलते हैं बेली। तो बेली जो है उसे अच्छे से रखता है, पूरी केयर के साथ रखता है। तो वैसे ही जैसे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेलमेंट में सामान रखने की, वैसे सपोज करो मुझे या किसी आपको या किसी को भी किसी का कोई खोया हुआ सामान मिलता है, तो वैसी जिम्मेदारी कि आप उसे पूरी रीजनेबल केयर के साथ रखें। डन। दूसरा बच्चे, दूसरा है बेटा। लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन। तो एक इंसान, बोल दिया ना, ठीक। तो एक इंसान जिसने मनी पे की गई है या कोई चीज़ डिलीवर करी गई है बाय मिस्टेक या अंडर कोर्जन, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो रिपे करे या रिटर्न करे। मैं इसका इलस्ट्रेशन बताती हूँ, एग्जांपल। ए और बी हैं, ये जॉइंटली जो है इनकी जिम्मेदारी है, जॉइंटली एग्रीमेंट हुआ है कि सी को 100 रुपीज़ देंगे। ए ने अकेले ही सी को 100 रुपीज़ दे दिए और बी को पता नहीं था, ठीक। बी ने भी बाद में सी को 100 रुपीज़ दे दिए, तो सी की सी बाउंड है कि वो अमाउंट बी को वापस करे। ₹100 टू सी, सी अलोन। अब बी को नहीं पता था कि उसने दे दिए हैं ए ने 100 रुपीज़, बी भी दे देता है 100 रुपीज़ सी को, तो फिर सी बाउंड है कि वो वापस करे बी को उसके पैसे, बी के, ठीक। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो जो पार्टी सफ़र करती है इस ब्रीच से, जिसने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, तोड़ा है,
तो उससे वो जो भी लॉस होते हैं दूसरी पार्टी को वो उससे क्लेम कर सकती है। और जहाँ पे जो है पहले से मेंशन रहता है कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में कि कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, तो फिर वहाँ पे उतना ही कॉम्पनसेशन मिलता है। फिर बात करेंगे हम लोग इंडेमनिटी की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नहीं बेटा, इंडेमनिटी का मतलब होता है कि आप प्रॉमिस कर रहे हो सामने वाले इंसान से कि मेरे एक्ट से या किसी थर्ड पार्टी के एक्ट से जो भी लॉस होगा मैं आपको उससे मैं कॉम्पनसेशन दूंगा, जो जितना लॉस होगा मैं आपको दूंगा उतने पैसे। ये होता है इंडेमनिटी। A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called contract or indemnity। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे इंसान को कि जो भी लॉस आपको कॉज होंगे मेरे कंडक्ट की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट की वजह से, उस लॉस की भरपाई मैं करूँगा। इसे बोलते हैं इंडेमनिटी। और जो इंसान गारंटी ले रहा है, मतलब जो बोल रहा है कि मैं इंडेमनीफाई करूँगा, जो लॉस होगा होगा उसका भरपाई मैं करूँगा, उसे बोलते हैं इंडेमनीफायर। और जो जिस इंसान को दे रहा है ये प्रॉमिस कि मैं आपको लॉस दूँ, जो भी होगा मैं आपको पे करूँगा, उसे बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। तो जिसने बोला है कि मैं लॉस पे करूँगा, ठीक है, इंडेमनीफायर। इंडेमनिटी होल्डर वो जिसे लॉस पे किया जाएगा। ध्यान का अमन। हो गया, आगे बढ़े। फिर है गारंटी। A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. The person who gives the, तो गारंटी बोलते हैं कि किसी और इंसान की अगर अपनी जो लाइबिलिटी है वो प्रॉमिस नहीं कर पा रहा, तो उसके बिहाफ पे आप पूरी कर रहे हो, कोई और इंसान पूरा कर रहा है। जैसे आप दोनों हैं, ठीक है, आपने आप 3 लोग हैं, ठीक, प्रॉमिस करना है इन्हें पूरा, समझ लो किसी चीज़ का पेमेंट इन्हें देना है। आप गारंटी ले रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो ये होता है गारंटी। तो जो इंसान गारंटी दे रहा है उसे श्योरिटी बोलते हैं। और जिसे गारंटी दी जा रही है उसे बोलते हैं क्रेडिटर, और जिसके लिए दी जा रही है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। गारंटी होता है परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन। ये होता है गारंटी।
श्योरिटी वो इंसान होता है जो गारंटी दे रहा है। जिसके डिफ़ॉल्ट पे, जिसका जो अगर फेल कर जाए तब वो पेमेंट करेगा, वो प्रॉमिस फुलफिल करेगा, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है। और जिसे दी जा रही है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्रेडिटर। और जो श्योरिटी होता है उसकी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के बराबर होती है। हो गया। श्योरिटी कौन इंसान होता है? वही ना जो श्योरिटी ले रहा है, जो गारंटी दे रहा है कि इसके बिहाफ पे मैं जो है करूँगा, वो श्योरिटी होता है। तो श्योरिटी अगर डेथ हो जाती है तो गारंटी रिवोक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जब वो इंसान ही नहीं रहेगा। बेलमेंट, तो बेलमेंट होता है कि गुड्स की डिलीवरी करी जाए बाय वन पर्सन टू अनदर for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of। तो बेलमेंट में क्या होता है कि गुड्स डिलीवर करती है एक पार्टी दूसरे इंसान को इस कॉन्ट्रैक्ट पे कि जब जिस पर्पस के लिए गुड्स दिए जा रहे हैं, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो गुड्स वापस, वो सामान वापस कर दिया जाएगा। और जो इंसान सामान दे रहा है बेलमेंट के लिए उसे बोलते हैं बेलर, जो ले रहा है उन गुड्स को बेलमेंट के लिए उसे बोलते हैं बेली। पोजेशन ऑफ गुड्स, और बेलर की ड्यूटी होती है जो गुड्स वो बेल कर रहा है, दे रहा है बेलमेंट पे, अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो उसे वो डिस्क्लोज करे।
और अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है उन गुड्स में जो बेलमेंट के लिए दे रहा है, तो उससे जो भी डैमेज होगा उसके लिए वो लायबल होगा बेलर। जैसे ए ने एक हॉर्स दिया जो ए को पता था कि विशियस है, वो सही नहीं है, ठीक है, देने देने लायक नहीं है दिया जाए, बी को देता है और उसे बताता नहीं बी को इस बारे में, और बी जो है दौड़ जाता है जिसके और बी उसके ऊपर बैठा हुआ होता है, ठीक है, तो जिसकी जैसे बी गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है, तो इस डैमेज के लिए जो बी को डैमेज हुआ है, जो इंजरी हुई, इसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि ए ने डिस्क्लोज नहीं किया था जो भी जो है कमी थी हॉर्स में। तो जब भी बेलमेंट में कोई गुड्स दे रहे हैं, कोई भी सामान दे रहे हैं, तो अगर कोई फॉल्ट है आपके गुड्स में तो आप वो डिस्क्लोज करें, आप वो बताएं बेली को कि ये चीज़ है। अगर नहीं बताइए तो बेलर रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइबल होता है जो भी डैमेज होते हैं उसके लिए। अब क्या बेली जो होगा वो क्या केयर करेगा गुड्स की, तो एक रीजनेबल मैन जैसे अपने सामान की हिफाजत करता है, केयर करता है, वैसे ही बेली सारे स्टेप्स, एसेंशियल स्टेप्स लेगा उस सामान को की केयर करने के लिए। बेली कब लाइबल नहीं होगा लॉस के लिए, जो सामान बेलमेंट में मिला है उसमें अगर कोई लॉस हो कब बेली कब लाइबल नहीं हुआ, तो बेली ने अगर सारे एसेंशियल स्टेप्स लिए हैं, सारे मेजर्स लिए हैं जो लेने चाहिए एक रीजनेबल मैन को, जैसे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए लेगा, तब भी अगर कोई लॉस होता है तो फिर बेली वहाँ पे लाइबल नहीं होगा। और गुड्स जिस पर्पज़ के लिए बेलमेंट में दिए जा रहे हैं उसी पर्पज़ के लिए उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किसी अनऑथराइज यूज़ अगर करा जाता है तो फिर लाइबल होता है बेली, ठीक है। अब सपोज करो बेलर ने कुछ गुड्स अपने बेल किए, ठीक है, बेलमेंट में दिए बेली को, उसमें बेली ने अपने भी गुड्स मिला दिए, दोनों गुड्स मिल गए, तो अगर इस नेचर का है वो सामान कि उसे सेपरेट किया जा सकता है तब तो सेपरेट हो जाएगा, और लेकिन सेपरेशन में जो भी एक्सपेंसेस आएंगे, जो खर्चा आएगा वो बेली उठाएगा, क्योंकि बेली की गलती यहाँ पे, आपकी जिम्मेदारी थी, आप अलग अलग रखते ऐसे कैसे मिक्स हो गए आपस में आपका सामान और बेलर का। लेकिन अगर सेपरेबल नहीं है, वो ऐसी चीज़ें कि सेपरेट नहीं करी जा सकती है, तो फिर जो जो भी अमाउंट का लॉस हुआ है बेलर को वो बेली उसे देगा। फिर प्लेज, इट्स ओके। बेल प्लेज की बात करें तो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। तो गुड्स का बेलमेंट डेट के पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए दिया जाता है तो उसे बोलते हैं प्लेज। और जैसे उसमें बेलमेंट में क्या बोलते थे, बेलर बोलते थे जो देता था गुड्स, यहाँ पे पॉनर बोलते हैं, जो अपोजिट पार्टी होती है उसे पॉनी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एजेंसी, लिख लो। पॉनर वो होता है जो गुड्स दे रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो पॉनी, यानी ये बेलर होता है ये बेली। हम्म, पॉनी है ये। हो गया।
एजेंसी, एजेंट कौन होता है? कोई भी क्या अपॉइंट कर सकता है एजेंट? नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि एजेंट कौन अपॉइंट कर सकता है? बता रही हूँ। तो कोई भी इंसान जो है जैसे मैं भी जैसे मेरा मुझे कोई काम करना, मैं किसी और को ऑथराइज कर दूँ कि ये काम तुम जाके कर दो, तो मैंने उसे एजेंट बना दिया अपना। तो ये होता है एजेंट। तो एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉय टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन। किसी और को वो अपने मतलब जैसे मैंने किसी और को बनाया, वो जाके काम कर रहा है, मेरा काम कर रहा है, बट मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कर रहा है मेरा एजेंट। और जिसके लिए वो काम कर रहा है, जैसे मेरे लिए कर रहा है तो मैं प्रिंसिपल हो गई, वो कर रहा है मेरे लिए काम तो वो हो गया एजेंट। हम्म। तो एम्प्लॉय कौन एजेंट एम्प्लॉय कर सकता है? कोई भी इंसान जो मेजर है और साउंड माइंड है वो एजेंट एम्प्लॉय कर सकता है, किसी को एजेंट बना सकता है जो अगर वो साउंड माइंड है, मेजर है तो। तो ये अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, जिसे रिप्रेजेंट करता है उसे वो प्रिंसिपल हो गया, जो कर रहा है रिप्रेजेंट वो एजेंट हो गया। लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या? तो मत गो ना। कौन एजेंट एम्प्लॉय कर सकता है? तो कोई भी इंसान जो मेजर हो और साउंड माइंड हो। लिखो ये। कौन एजेंट बना सकता है, अपॉइंट कर सकता है? तो वो इंसान ज़रूरी है कि साउंड माइंड का हो और मेजर हो। और एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। हर पूरे कॉन्ट्रैक्ट में तुमने पढ़ा है कंसिडरेशन ज़रूरी है, बट एजेंसी में ज़रूरी नहीं है। ये टॉपिक नहीं, इतना लिख लो जैसे पूरे कॉन्ट्रैक्ट में तो हम लोगों ने पढ़ते हैं ना कि कंसिडरेशन ज़रूरी, कंसिडरेशन के बिना कोई अग्रीमेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन
ये एक ऐसा अग्रीमेंट है एजेंसी जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता, ज़रूरत नहीं कोई कंसिडरेशन की, कंसिडरेशन नहीं है तभी वो वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ रहे हैं हम लोग। और जो प्रिंसिपल होता है वो एक एजेंट को अथॉरिटी चाहे इम्प्लाइडली दे या एक्सप्रेसली दे, एक्सप्रेसली भी दे सकता है या इम्प्लाइडली दे सकता है। एक एजेंट की क्या अथॉरिटी होगी, क्या लाइबिलिटी होगी इमरजेंसी के केस में? तो एक एजेंट इमरजेंसी के केस में जैसे एक रीजनेबल मैन करेगा, सिमिलर सर्कमस्टांसिस में जैसे एक्ट करेगा अपनी चीज़ों के लिए, वैसी एजेंसी एजेंट करेगा इमरजेंसी में अपने प्रिंसिपल के लिए। एक होता है सब एजेंट। तो जो ओरिजिनल एजेंट होता है वो अपॉइंट करता है किसी और एजेंट को वही काम करने के लिए, तो उसे बोलते हैं सब एजेंट। हो गया इतना? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो एक एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग हिज अथॉरिटी, या तो प्रिंसिपल रिवोक कर दे, अपनी अथॉरिटी ख़त्म कर दे, जो अथॉरिटी उसने एजेंट को दी है वो उस चीज़ को ख़त्म कर दे, या एजेंट वो बिजनेस छोड़ दे, या फिर जो जिस काम के लिए एजेंसी क्रिएट हुई थी, एजेंट को बनाया गया था, वो काम पूरा हो गया हो, या फिर उन दोनों में से कोई एक की डेथ हो जाए, या फिर दोनों में से कोई एक अनसाउंड माइंड का हो जाए, या फिर प्रिंसिपल जो है इंसॉल्वेंट हो जाए यानी दिवालिया हो जाए। तो कैसे होगा? या तो प्रिंसिपल कैसे टर्मिनेशन होगा? प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी रिवोक कर दे, या फिर जो एजेंट है वो छोड़ दे बिजनेस। दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाए, या अनसाउंड माइंड हो जाए, दोनों में से कोई भी। वो ख़त्म कर दे, वापस ले ले जो उसने एजेंट बनाया है अपने किसी काम के लिए, चाहे तो फिर टर्मिनेट कर दो उस चीज़ को। या फिर प्रिंसिपल जो है इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट वो होता है बेटा दिवालिया होना। मतलब जैसे इसे अथॉरिटी दी गई थी, एजेंट मतलब काम ना करे, छोड़ दे वो काम, या तो जिस पर्पस के लिए एजेंसी क्रिएट करी गई वो काम ही पूरा हो गया है। हाँ, पैसे नहीं है, दिवालिया, बैंकरप्ट। पता नहीं, मुझे ये टर्म नहीं पता था कि यूपी की लैंग्वेज में ये बोलते हैं।
थैंक यू सो मच क्लास। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का ख़त्म हो चुका है।